Assalamu alaikum. I am Dr. Zahida Parveen, PhD Special Education, and working as Assistant Professor, University of Education, Lower Mall Campus, Lahore. This is the course of Teaching of Mathematics to Hearing Impaired Children, and this course belongs to Masters in Special Education for an area of specialization with hearing impairment. The code of this course is SPED 4133, and this is a 3 credit hours course. The title of today's lesson is Bloom's Taxonomy of Objectives and Hearing Impairment. In this lesson, we will discuss hearing impairment objectives of teaching mathematics to hearing impaired children, particularly in the context of Bloom's taxonomy. And in the second half, we will also discuss Bloom's taxonomy in detail. जी, जब हम हेयरिंग इम्पेयर्ड बच्चों की बात करते हैं तो द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स इन टू हेयरिंग इम्पेयर्ड चाइल्ड इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ थिंकिंग स्किल्स। यानी हमारा बेसिक पर्पस ये होता है कि हेयरिंग इम्पेयर्ड बच्चों में हम थिंकिंग स्किल्स की एबिलिटी को डेवलप कर सकें, और हमें हर एक लेसन का ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि हम डिफरेंट लेवल्स ऑफ थिंकिंग टीच कर रहे हों बच्चों को। लेवल्स ऑफ थिंकिंग जो हैं वो कॉग्निटिव डोमेन के अकॉर्डिंग दीज आर द 6 कॉग्निटिव डोमेन लेवल्स ऑफ थिंकिंग: नॉलेज, कॉम्प्रीहेंशन, एप्लीकेशन, analysis, synthesis and evaluation। जी, लेवल्स ऑफ थिंकिंग को क्लियर करने के लिए हम एक एग्जांपल लेंगे, एंड दिस एग्जांपल इज टाइटल्ड एज वॉशिंग मशीन एनालॉगी। इसमें एग्जांपल आप देखें कि टॉक अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ रिकॉग्नाइजिंग अ वॉशिंग मशीन। This is the level of knowledge. Understanding what it does, this is comprehension. And when we use it practically, this is called as application. And taking it apart in order to understand it more fully, this is the level of analysis. So washing machine की एक एग्जांपल लेकर हमने 4 levels of thinking को यहाँ पर देखा है कि जब स्टूडेंट्स जो हैं वो उसकी इम्पोर्टेंस को रिकॉग्नाइज करते हैं और उसके बारे में बात करते हैं, तो दैट इज़ द लेवल ऑफ नॉलेज। और जब वो उसकी फंक्शनिंग को समझ लेते हैं तो दैट इज़ कॉम्प्रीहेंशन। और जब वो एक वॉशिंग मशीन को प्रैक्टिकली यूज़ करना सीख जाते हैं और उसे अप्लाई कर लेते हैं जो उसने लर्न किया होता है नॉलेज लेवल में और कॉम्प्रीहेंशन लेवल में, जब उसको यूज़ करने के लिए उसको इस्तेमाल कर लेते हैं तो उसे हम कहते हैं एप्लीकेशन लेवल ऑफ कॉग्निटिव डोमेन। फोर्थ में आप देखें कि यूज़ करने के बाद अगर स्टूडेंट्स जो हैं वो उसको अलग-अलग उसके पार्ट्स को अंडरस्टैंड कर लें कि हाउ दैट इज़ मेड अप ऑफ, तो उस लेवल को हम कहेंगे एनालिसिस। उसके बाद है कि जब पुटिंग इट टुगेदर अगेन परहैप्स इन अ न्यू एंड इम्प्रूव्ड वे, यानी उसमें कोई ऐसा चेंज करके वॉशिंग मशीन की जो मशीनरी थी उसको दोबारा से वो फिट इन कर देते हैं और अब वो पहले से बेहतर तौर पर काम करना शुरू होती है, तो नाउ दिस लेवल इज़ कॉल्ड एज सिंथेसाइज। इसको हम कहते हैं कि अब बच्चों ने उस चीज़ को सिंथेसाइज कर लिया है। ठीक है, सिंथेसिस में एक चीज़, एनालिसिस और सिंथेसिस दोनों जो लेवल्स हैं ये इंटर रिलेटेड हैं एक दूसरे के साथ, लेकिन इसको हम एग्जैक्टली एक दूसरे का ऑपोजिट नहीं कह सकते। एनालिसिस इज़ बेसिकली कि वट एवर यू आर बीइंग टॉट यू हैव टू, इफ़ यू हैव द एबिलिटी टू पुट द थिंग्स इन पार्ट्स, यानी जब वो उसके हिस्से बना लेता है स्टूडेंट तो उसको हम कहते हैं कि ये उसने एनालाइज किया है चीज़ों को।
एग्जैक्टली उन पार्ट्स को दोबारा से बना लेना, दैट इज़ नॉट सिंथेसिस। उसमें जब बच्चा जो है वो अपनी मर्ज़ी से कुछ चेंजेस करता है और इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द फंक्शनिंग ऑफ एनीथिंग, तो उसको हम कहते हैं सिंथेसिस। लास्ट वन इज़ जजिंग वेदर इट इज़ इन गुड वर्किंग ऑर्डर और नॉट। तो एंड पर उस एंड प्रोडक्ट को इस तरह से चलाकर एनालाइज करना, इवेलुएट करना कि क्या वो ठीक से काम कर रही है या नहीं, तो दैट इज़ कॉल्ड एज इवेलुएशन लेवल। So the students hopefully can see the dependence of each level of thinking on the levels that precede it. तो तमाम लेवल्स जो हैं वो कोग्निटिव डोमेन के एक दूसरे के ऊपर प्रीवियस जो होता है उसके ऊपर नेक्स्ट जो लेवल होता है वो बेस करता है। सो व्हेन द स्टूडेंट्स आर फेस्ड विद एन एक्टिविटी विच रिक्वायर्स थिंकिंग एट द एनालिसिस लेवल, they will recognize the necessity of doing the groundwork at the knowledge, comprehension and application. तो पिछले तीनों जो हैं जब तक उनकी कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे तब तक जो है उसकी बेस पर एनालिसिस का लेवल जो है उसको एक्वायर नहीं किया जा सकता। सो द ओनली वे इज़ कि वन बाय वन हर लेवल की मास्टरी जो है वो स्टूडेंट्स अचीव करते हैं। नॉलेज की बेस पर कॉम्प्रीहेंशन, फिर जो कॉम्प्रीहेंशन और नॉलेज दोनों की बेस पर एप्लीकेशन अप्लाई होता है। इसी तरह से एनालिसिस को एक्वायर करने के लिए पिछले तीनों लेवल्स को एक्वायर ऑलरेडी कर लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जी, ये एक एग्ज़ाम्पल थी HIC बच्चों की क्लासरूम के लिए कि किस तरह से एक वॉशिंग मशीन की एक्टिविटी को यूज़ किया जा सकता है उनके डिफरेंट लेवल्स ऑफ थिंकिंग को डेवलप करने के लिए। अब हम कॉग्निटिव डोमेन के बाद ओवरऑल जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है उसकी डिटेल्स को डिस्कस करेंगे और ये एक किस्म की रिवीजन भी है क्योंकि आप ऑलरेडी कॉग्निटिव डोमेन और ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ओवरऑल तमाम जो उसके लेवल्स हैं उनको आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन इस लेक्चर में अब हम इनको एक क्विक रिव्यू देंगे, रिवाइज करेंगे। नाउ वी विल डिस्कस Bloom's taxonomy of educational objectives in detail. Bloom's taxonomy was put forth by Benjamin Bloom, and he edited a book named as Taxonomy of Educational Objectives, the classification of educational goals. Basically, Bloom's taxonomy is a classification of learning objectives within education. यहाँ पर आप देखें कि हम ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को जनरली नेम किया जाता है टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। हाउएवर जब आप इसको डिटेल से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इनफैक्ट ये एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स के साथ साथ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर बेस करती है। फ्रॉम द स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ व्यूज़ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स शुड बी डेवलप्ड अकॉर्डिंग टू टैक्सोनॉमी ऑफ ब्लूम्स। Rathwell, Messier and Simpson were the associates of Bloom's while he was working on taxonomy. He developed this taxonomy in 3 different episodes. Bloom solely presented taxonomy of cognitive educational objectives in 1956. Then affective educational objectives were produced by Rathwell, Bloom and Messier in 1964, and the third psychomotor educational objectives were developed by Simpson in 1969. As we already know that Bloom's taxonomy is divided into 3 different domains. First one is named as cognitive domain, second is affective domain, and the third one is psychomotor domain. One word description of cognitive domain can be knowing. One word description for affective domain is feelings, and one word description for psychomotor domain is doing. जैसे ये तीनों वर्ड्स ही एक्सप्लेन कर रहे हैं कि cognitive domain is about knowing something,
and when we refer to know something it can be referred to our head. तो इसके लिए जो बॉडी पार्ट नेम किया गया दैट इज़ हेड, क्योंकि नो का मतलब है किसी चीज़ को जानना और उसको समझना। उसको नोइंग के बाद जो अफेक्टिव डोमेन के लिए वर्ड यूज़ किया दैट इज़ फीलिंग, बिकॉज इट रिलेट्स विद द फीलिंग्स ऑफ लर्नर्स, and the word describing it can be heart. The body part which describes affective domain is heart. The third one psychomotor domain वो belong कर रही है doing के साथ, क्योंकि इसमें practical doings होती हैं, and the body part named as hand जो इसमें involve होता है psychomotor domain में, उसे hand के साथ रेफ़र करते हैं। तो ये चूँकि feelings के साथ जब relate करते हैं तो उसको heart कहा गया है। साइकोमोटर डोमेन के साथ उसकी जब हम बात करते हैं तो हैंड मीन्स के जो प्रैक्टिकल डूइंग्स हैं उसकी वजह से इसको हैंड स्पेसिफाई किया गया है। नाउ वी विल टॉक अबाउट इंस्ट्रक्शनल एंड एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। कॉमनली हम इन दोनों जो टर्म्स हैं इनको कंफ्यूज करते हैं और मिक्सअप कर देते हैं, तो आज हम इन दोनों को अलग-अलग से देखेंगे कि किस तरह ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हैं। द इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स आर आइडेंटिफाइड आफ्टर एनालाइजिंग द कंटेंट टू बी टॉट बिकॉज टीचिंग इज़ अ मीनिंगफुल एंड पर्पसफुल एक्टिविटी, एंड द एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स इम्प्लाई द चेंजेस दैट वी ट्राई टू प्रोड्यूस इन द चाइल्ड। सो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स जो हैं दे आर बेस्ड ऑन द कंटेंट टू बी टॉट। ठीक है, जो चीज़ हम पढ़ाने जा रहे हैं उसको वो क्या है, किस तरह से है, और उसकी बेस पर बच्चे जो हैं वो क्या लर्न करेंगे। दिस इज़ कॉल्ड एज इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। वाइल ऑन द अदर हैंड एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स इम्प्लाई द चेंजेस दैट वी ट्राई टू प्रोड्यूस इन द चाइल्ड। जो प्रैक्टिकली हम चाहते हैं कि बच्चे की पर्सनैलिटी में प्रैक्टिकल चेंज आएगा, दैट इज़ कॉल्ड एज एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। फर्दर हम देखते हैं ये इन दोनों को। Here is a comparison table between educational and instructional objectives. अब हम वन बाय वन पॉइंट्स के साथ दोनों टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स को कंपेयर करेंगे। Educational objectives are very broad while instructional objectives are very specific. As I was talking about that instructional objectives are based on the content to be taught in the classroom, in a single classroom. तो एक लेक्चर के अंदर जो कुछ आपने कवर करना है वो उस लेक्चर के इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स होंगे। ऑन द अदर हैंड एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स ये ब्रॉडर होते हैं और ये एक लेसन के लिए इनको डेवलप नहीं किया जाता। ये ओवरऑल उस ग्रेड के जितनी एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो कंबाइन एक ही बार स्टेट किए जाते हैं, हर क्लास के लिए अलहदा नहीं किए जाते। एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स आर बेस्ड ऑन द सोशल फिलॉसफी। जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स के पीछे फिलॉसफी मेन सोर्स यूज़ हो रही है दैट इज़ सोशल फिलॉसफी। वाइल ऑन द अदर हैंड साइकोलॉजी की जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो एज अ सोर्स यूज़ होते हैं इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स के अंदर। एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो दे एम्प्लॉय द टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स, यानी ये टीचर की साइड को कवर करते हैं। व्हाट टीचर इज़ गोइंग टू डू। ठीक है, इनका फोकस ये होता है कि टीचर क्या करेगा इस ग्रेड के स्टूडेंट्स के लिए और उनके अंदर पर्सनालिटी चेंजेस के लिए और ओवरऑल जो एजुकेशन चेंज बनाती है बच्चों की पर्सनालिटी में, उसके लिए टीचर का रोल क्या होगा एंड व्हाट टीचर इज़ गोइंग टू डू। वाइल ऑन द अदर हैंड इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं वो द एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड विद द हेल्प ऑफ दीज ऑब्जेक्टिव्स। तो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए फर्दर इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स बनाए जाते हैं, क्योंकि मैं पहले जैसे बताया कि एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स ब्रॉडर टर्म है, तो एक ब्रॉड टर्म को, एक ब्रॉड क्राइटेरिया को मीट करने के लिए स्प्लिट डाउन उसको किया जाता है, और वो जो अब हम स्प्लिट करते हैं उसको अचीव करने के लिए तो उसे हम कहेंगे कि ये एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स डेवलप किए गए हैं।
The next point of comparison is that educational objectives can be achieved within a long period of duration, while instructional objectives can be achieved within the period of classroom teaching. ये इसको मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया कि इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स एक सिंगल पीरियड के लिए डेवलप किए जाते हैं, एक सिंगल लेसन के लिए डेवलप किए जाते हैं, जबकि एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो जैसे आप हमारे यहाँ पर एजुकेशनल ईयर जो है वो डिवाइड होता है 3 सेमेस्टर्स पर, तो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म। अब फर्स्ट टर्म के लिए कलेक्टिवली एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स डेवलप किए जा सकते हैं, सेकंड टर्म के लिए अलहदा और थर्ड टर्म के लिए अलहदा। तो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स वो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए डेवलप किए जा सकते हैं। Next point of comparison is all subjects of school are concerned with these objectives, while the school subjects have their specific instructional objectives. तो हर एक स्कूल सब्जेक्ट जो है लाइक साइंस, मैथ्स, इस्लामियात, तो हर एक सब्जेक्ट जो है उसके लिए इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स बहुत स्पेसिफिक होते हैं, और जबकि जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो तमाम सब्जेक्ट्स मिलकर या एक से ज़्यादा सब्जेक्ट, दो से ज़्यादा सब्जेक्ट्स मिलकर भी कोई एक एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव को फोकस कर रहे होते हैं। द एग्जाम्पल्स आर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, फीलिंग ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, ठीक है, और इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स में एग्जाम्पल जो है द एग्जाम्पल्स आर नॉलेज, स्किल एंड इंटरेस्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव लेते हैं, द पर्पज़ ऑफ दिस टर्म और दिस सब्जेक्ट टू इनकलकेट नेशनल इंटीग्रेशन फीलिंग्स इन अमंग स्टूडेंट्स। अब नेशनल इंटीग्रेशन की जो फीलिंग्स हैं वो किसी एक सब्जेक्ट के थ्रू नहीं आती, किसी एक पीरियड में नहीं आ जाती हैं एट द एंड ऑफ द क्लास। तो इसको अटेन करने के लिए हमें बहुत से सब्जेक्ट्स के अंदर फीलिंग ऑफ, जैसे अगर आप पाकिस्तान स्टडीज़ का सब्जेक्ट है उसके अंदर नेशनल इंटीग्रेशन का ऑब्जेक्टिव जो है उसके अकॉर्डिंग उसको सेट किया जाता है उसके करिकुलम को। इसी तरह से नेशनल इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट इस्लामियात में भी इसको एड्रेस किया जा सकता है। किसी और सब्जेक्ट में भी कहीं ऐसा टॉपिक जो है वो ऐसा अगर डाला गया जिसमें नेशनल इंटीग्रेशन फोकस हो, जबकि जो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो ब्रॉडर नहीं होते, उनमें कोई पर्सनालिटी डेवलपमेंट या कोई ब्रॉडर क्राइटेरिया हम उसको मीट कर नहीं कर रहे होते। तो एक वक्त में आप एक इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव आपका नॉलेज बेस्ड हो सकता है, स्किल बेस्ड हो सकता है, या इंटरेस्ट वगैरह के ऊपर बेस कर सकता है। जी, हमने कंपैरिजन देखा इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स और एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स का। ये छोटी छोटी डिफरेंसेस ऐसे होते हैं जब हम यूज़ करते हैं डिफरेंट वर्ड्स को, तो हम उसको रॉन्गली समटाइम्स रेफ़र कर रहे होते हैं। तो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स आपको क्लियर होने चाहिए कि एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स आर समथिंग डिफरेंट फ्रॉम इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। तो जो हम क्लास हर एक लेसन के लिए जब हम चीज़ें ऑब्जेक्टिव्स डेवलप करते हैं तो उन्हें हम इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं। अर्लियर इट वाज बिलीव्ड दैट एजुकेशन वाज अ बाइपोलर प्रोसेस, टीचर एंड स्टूडेंट, बट लेटर ब्लूम पुट फॉरवर्ड द ट्राइपोलर थ्योरी। और ब्लूम ने क्या चीज़ तीसरी इसके अंदर इंक्लूड की थी स्टूडेंट और टीचर के रिलेशनशिप में, दैट वाज कंटेंट। क्योंकि स्टूडेंट और टीचर का जो रिलेशनशिप डायरेक्ट पहले बहुत अरसे तक बिलीव किया जाता रहा कि दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, कि टीचर और स्टूडेंट का रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ, लेकिन ब्लूम ने बहुत फोकस किया कंटेंट को इसके दरमियान में रखा, बिकॉज द सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट इज़ कंटेंट। तो जिस चीज़ के ऊपर वो कम्युनिकेट कर रहे होते हैं एक दूसरे के साथ वो कंटेंट है, और वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि वो क्या है, कैसे है, और उसका पर्पज़ क्या है पढ़ाने का, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो इस वजह से इसने ऑब्जेक्टिव्स की टेक्सोनॉमी भी प्रेजेंट की कि टीचर और स्टूडेंट का रिलेशनशिप काफ़ी नहीं है, बल्कि वो रिलेशन जब बेस कर रहा होता है कंटेंट के ऊपर, और उसको वो जितना डिटेल्ड रिलेशनशिप होगा और कंटेंट को फोकस कर रहा होगा तो उतनी अच्छी लर्निंग, क्लासरूम लर्निंग होगी। अब हम वन बाय वन तीनों डोमेन्स जो ब्लूम्स टेक्सोनॉमी की हैं उनको ब्रीफली डिस्कस करते जाएंगे। कॉग्निटिव डोमेन है। कॉग्निटिव डोमेन बेसिकली हायरार्की है एक 6 लेवल्स की, और इसमें डिफरेंट लेवल्स जो हैं वो दिए गए हैं। फर्स्ट वन है नॉलेज, कॉम्प्रीहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन। अच्छा, ये जो 6 लेवल्स दिए कॉग्निटिव डोमेन के ब्लूम्स ने, तो ये बेसिकली इनकी हायरार्की फ्रॉम डाउन टू टॉप है,
फ्रॉम टॉप टू डाउन नहीं है। और सबसे पहले जो हम फोकस करते हैं स्टूडेंट्स के अंदर वो नॉलेज से हम स्टार्ट करते हैं। नॉलेज के बाद बच्चा कॉम्प्रीहेंड करता है, फिर उसको अप्लाई करता है और हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स में आती हैं एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन। तो इसकी हायरार्की इस तरह से चलती है। Now what is knowledge? Knowledge means to the recall of specific terms। ठीक है, इसमें यानी नॉलेज में हम सिर्फ वो मटेरियल्स जिनको एज इट इज़ रोट मेमोराइज करते हैं स्टूडेंट्स, तो उसको हम कहते हैं कि वो नॉलेज है। ठीक है, उसके लिए एक्शन वर्ब्स जो यूज़ करते हैं, एक्शन वर्ब्स क्या हैं? बेसिकली एक्शन वर्ब्स आर दोज वर्ड्स विच कैन बी यूज्ड इन ऑर्डर टू डेवलप इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव फॉर अ स्पेसिफिक लेसन। ठीक है, तो जब भी आप अपना लेसन प्लान बनाते हुए कोई इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव जब आप लिखने लगते हैं तो ब्लूम्स की टेक्सोनोमी के जो एक्शन वर्ब्स हैं उनमें से कोई ना कोई वर्ड आप ज़रूर यूज़ करें। और सिर्फ ऐसे ही नहीं कि कोई सा भी वर्ड उठाकर आप यूज़ कर लें, बट यू शुड स्पेसिफिकली यूज़ अकॉर्डिंग टू द एरिया जो आप फोकस कर रहे हैं कि आपका लेसन, पहले आप आइडेंटिफाई कर लें कि आपका लेसन कौन कौन से एरियाज़ को फोकस कर रहा है, यानी नॉलेज को कर रहा है या एप्लीकेशन को कर रहा है। तो जिस आपका टॉपिक जिस से उसकी डोमेन की सब एरिया से रिलेट कर रहा है तो आप वहीं से उसके एक्शन वर्ब्स को उठाएं। So action verbs for knowledge are know, define, memorize, repeat, list। ठीक है, सेकेंड नंबर पर आता है comprehension। What comprehension is? Here the students are able to recall but can do a little more, paraphrase, discuss to some extent। ठीक है, तो जो नॉलेज की बेस पर कॉम्प्रीहेंशन डेवलप होती है ये एक दूसरे से अलहदा बिल्कुल भी नहीं होते। इसी वजह से इसको एक हायरार्की में प्लेस किया गया है कि एक के ऊपर एक फाउंडेशन स्टोन होता है, उसके ऊपर उसका दूसरा लेवल आता है, उसके ऊपर उसका तीसरा लेवल आता है। सो वंस द नॉलेज इज गेन्ड देन कॉम्प्रीहेंशन इज डेवलप्ड। दैट मीन्स कि जब एक बच्चे को किसी भी एक कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग और वो उसको मेमोराइज कर लेता है तो फिर ऑन द बेसिस ऑफ दैट मेमोराइजेशन वो रिकॉल करता है अपने नॉलेज को, और रिकॉल करके उसके बाद जब वो अपने वर्ड्स में किसी चीज़ को एक्सप्लेन करता है या पैराफ्रेज करना या उसकी बेस पर डिस्कशन करना नॉलेज की बेस पर, तो जब बच्चा किसी चीज़ को डिस्कस कर रहा होता है तो बेसिकली ही हैज़ ऑलरेडी डेवलप्ड द कॉम्प्रीहेंशन ऑफ दैट कॉन्सेप्ट। Action verbs used for this comprehension level are discuss, describe, explain, recognize, identify। एक और भी जो हम लोअर ग्रेड्स में सिंपली यूज़ करते हैं, राइट इन योर ओन वर्ड्स। आपने देखा होगा कि इंग्लिश में या किसी भी और सब्जेक्ट के अंदर बहुत से ऐसे समटाइम्स हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं चीज़ें जिसमें हम कहते हैं कि बच्चे ने खुद से लिखना है उस चीज़ के बारे में जो स्टोरी उसने पढ़ी है, तो दैट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ कॉम्प्रीहेंशन। Third level is application। For application we can take information and use it in concrete situations। तो जब हम practically किसी already gained knowledge को use करते हैं तो that is called as application। Again application की base जो है that is knowledge and comprehension। Once the student has gained knowledge about any concept then he is able to comprehend that concept and then only he can be able to apply that concept in new situations। ठीक है, तो नॉलेज और कॉम्प्रीहेंशन के लेवल्स जब बच्चा पास कर लेगा, उसमें से गुजर जाएगा, तो उसके बाद वो अप्लाई करेगा उन कॉन्सेप्ट्स को। एक्शन वर्ब्स यूज्ड फॉर द लेवल ऑफ एप्लीकेशन आर ट्रांसलेट, इंटरप्रेट, अप्लाई, एम्प्लॉय, यूज़। तो ये सारे वो वर्ड्स हैं जो कि एक्शन वर्ड्स हैं एप्लीकेशन के लेवल के लिए। Next, fourth level of cognitive domain is analysis। This breaks down a communication into constituent parts, revealing the relationships among them। ठीक है, एनालिसिस एनालाइज करना, दैट मीन्स द ब्रेक डाउन ऑफ सिचुएशन। तो कहीं जो भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जब कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं कि जब उनको ब्रेक डाउन करना उनके पार्ट्स में उनको, और फिर उनके रिलेशनशिप्स को अंडरस्टैंड करना कि वो क्या है, किस तरह से एक चीज़ जो है वो एक कॉन्सेप्ट दूसरे के कॉन्सेप्ट के साथ मिलकर उसने एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट को डेवलप किया है। द एक्शन वर्ब्स यूज्ड फॉर एनालिसिस लेवल आर डिस्टिंग्विश, एनालाइज, differentiate, compare,
कंट्रास्ट। तो जब भी हम कंपैरिजन, कंट्रास्ट और ये सब कुछ करते हैं तो बेसिकली वी आर एनालाइजिंग द कॉन्सेप्ट। जैसे अभी हमने डिफ्रेंशिएट किया बिटवीन एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स एंड इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स प्रीवियस स्लाइड्स में, तो दैट वाज बेसिकली एनालिसिस। Now is next is synthesis. This process pulls together many disorganized elements or parts so as to form a whole. ठीक है, तो जब डिफरेंट छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को मिलाकर एक बड़े कॉन्सेप्ट को डेवलप करना, दैट इज कॉल्ड एज सिंथेसिस। द एक्शन वर्ब्स यूज्ड फॉर सिंथेसिस लेवल आर कंपोज, प्रोपोज, डेवलप, फॉर्मुलेट और अरेंज। तो जब हमने किसी चीज़ को डेवलप स्टूडेंट से करवाया जाता है तो बेसिकली वो दे आर पुटिंग टुगेदर डिफरेंट पार्ट्स टू इन ऑर्डर टू फॉर्म अ होल। तो एक बड़ी चीज़ बनाने के लिए वो छोटे छोटे पार्ट्स को इकट्ठा करके जब हम कोई काम करते हैं, कॉन्सेप्ट्स भी हो सकते हैं, कॉन्क्रीट फॉर्म में चीज़ें भी हो सकती हैं, तो इसको हम कहते हैं सिंथेसाइज करना। और नेक्स्ट इज़ इवैल्यूएशन। जजमेंट्स आर मेड अबाउट द वैल्यू ऑफ मटीरियल्स और मेथड्स थ्रू इवैल्यूएशन। तो जब हम इवैल्यूएशन के थ्रू लर्न कर रहे होते हैं तो बेसिकली वी आर मेकिंग जजमेंट्स अबाउट एनीथिंग, किसी भी मटेरियल के बारे में अपना व्यू, अपना पॉइंट ऑफ व्यू जब हम लेकर बना पाते हैं, बनाने के काबिल हो जाते हैं, तो बेसिकली वी आर एबल टू इवैल्यूएट समथिंग। फॉर एग्जांपल जज, इवैल्यूएट, वैल्यू, रेट, रिवाइज। Now after the cognitive domain, here is affective domain. Affective domain में 5 levels of hierarchy है, सेम उसी तरह से जैसे cognitive domain में था, ये भी from down to top है। First one is receiving, responding, valuing, organization, and last one is characterization by value set. So these are the 5 hierarchical levels of affective domain. अब हम इसको वन बाय वन देखते हैं कि ये क्या है। फर्स्ट वन इज़ रिसीविंग। द पर्सन इज़ विलिंग टू नोटिस अ पर्टिकुलर फिनोमेना। तो आपको अगर याद हो, व्हेन वी वर इंट्रोड्यूसिंग अफेक्टिव डोमेन, तो हमने इसके लिए जो 2 कीवर्ड्स यूज़ किए थे, वो हार्ट हमने उसको यूज़ किया था और फील यूज़ किया था। तो अब हमने उसी पॉइंट ऑफ व्यू को आपने अपने जहन में रखना है अफेक्टिव डोमेन के लिए, और इस तरह से आपको ये 5 इनके सब लेवल्स जो हैं ये आपको क्लियर होते जाएंगे। सो व्हेन द पर्सन इज़ विलिंग टू नोटिस अ पर्टिकुलर फिनोमेना, तो हम कहते हैं कि ही इज़ रेडी टू रिसीव समथिंग न्यू। ठीक है, तो इसके लिए जो एक्शन वर्ब्स होते हैं, दीज आर ऑब्जर्व, बी कॉन्शियस, रियलाइज, अटेंड और लिसन। ठीक है, तो जब फॉर एग्जांपल इसमें सिंपलेस्ट जो है वो लिसन का वर्ड है, तो जब हम कहते हैं कि द स्टूडेंट्स विल लिसन टू अ स्टोरी ऑफ दिस एंड दिस, तो सो वी आर टॉकिंग अबाउट रिसीविंग। ठीक है, नेक्स्ट वन इज रिस्पॉन्डिंग। व्हेन द चाइल्ड इज एबल टू रिसीव द मैसेज, देन डेफिनेटली ही विल बी एबल टू रिस्पॉन्ड। अगर उसने उस मैसेज को ग्रैस्प कर लिया है, समझ लिया है, तो फिर वो काबिल होगा इसके, वो रिस्पॉन्ड कर सके। द व्हाट इज़ रिस्पॉन्डिंग? द रिस्पॉन्सेज आर मेड फर्स्ट विद कंप्लायंस, लेटर विलिंगली एंड विद सेटिस्फैक्शन। तो रिस्पॉन्स जब वो देता है बेसिकली, तो दैट इज़ रिस्पॉन्डिंग। एंड द एक्शन वर्ब्स यूज टू फॉर रिस्पॉन्डिंग आर कंप्लाई, ओबे, लुक, रिस्पॉन्ड एंड प्रेफर। थर्ड वन इज़ वैल्यूइंग। वैल्यूइंग क्या होता है? एक्सेप्टेंस ऑफ द वर्थ ऑफ द थिंग इज नोन एज वैल्यूइंग। ठीक है, तो एक्सेप्ट करना किसी चीज़ की वर्थ को, किसी चीज़ की वर्थ को अंडरस्टैंड करना, दैट इज कॉल्ड एज वैल्यूइंग। द एक्शन वर्ब्स यूज्ड फॉर वैल्यूइंग आर फील, पार्टिसिपेट, इनेबल, इनिशिएट और एग्जामिन। तो फॉर एग्जांपल अगर हम कोई इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव बनाते हैं, द स्टूडेंट्स विल पार्टिसिपेट इन द डिस्कशन एंड लाइक दिस, सो वी आर फोकसिंग द वैल्यूइंग लेवल ऑफ अफेक्टिव डोमेन। नेक्स्ट, फोर्थ लेवल ऑफ अफेक्टिव डोमेन इज ऑर्गेनाइजेशन। दिस इन्वॉल्व्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वैल्यूज। ठीक है, इट डिटरमिन्स इंटर रिलेशनशिप्स एंड अडेप्ट्स बिहेवियर टू वैल्यू सिस्टम। तो जब हम ये कहते हैं कि जब वो फीलिंग्स वैल्यूज़ के साथ हम उस वैल्यूज़ को, डिफरेंट वैल्यूज़ को ऑर्गेनाइज करना, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है उसको प्रायोरिटाइज करना, जो लीस्ट इम्पॉर्टेंट है उसको एंड पे रखना, तो दिस इज़ कॉल्ड एज ऑर्गेनाइजेशन।
The action verbs used for organization level are form judgment, relate, weigh, crystallize, regulate. So ये words जो हैं ये organization के लिए use होते हैं. Next one is, and the last is characterization. It generalizes certain values into controlling tendencies, emphasis on internal consistency, later integrates these into a total philosophy of life और world view. सब जो डिफरेंट चीज़ों को, डिफरेंट वैल्यूज़ को वो डिफरेंट वैल्यूज़ असाइन करता है जब स्टूडेंट डिफरेंट रिलेशनशिप्स को और कोई भी जो बिहेवियर्स होते हैं उनको वैल्यू सिस्टम में अपने लेकर आता है. तो जब वो वैल्यू सिस्टम उसकी एक फ़िलॉसफी ऑफ लाइफ में वो उसको अडेप्ट कर लेता है तो दैट इज़ कॉल्ड एज कैरेक्टराइजेशन. सो रेडी, चेंज, व्यू, approach, arrive. These are the action verbs used to characterize, used for the characterization. The last domain of Bloom's taxonomy is psychomotor domain. Psychomotor domain क्या है और इसकी थोड़ी सी डिटेल को डिस्कस करते हैं. The psychomotor domain concerns things students might physically do. ठीक है, तो ये चूँकि इसमें हमने पहले भी कहा था, इसके अगर आपको एक्शन वर्ड्स जो हैं वो याद हों, सैम्पल वर्ड्स जो हमने इनके लिए यूज़ किए थे, तो वो हमने बॉडी मूवमेंट्स की वजह से इसके लिए हैंड को स्पेसिफाई किया था. सो प्रैक्टिकल डूइंग्स जो हैं वो होती हैं साइकोमोटर डोमेन में. द लेवल्स ऑफ दिस डोमेन आर कैरेक्टराइज्ड एज, फर्स्ट जो है वो है रिफ्लेक्स एक्शंस, सेकेंड वन इज़ फंडामेंटल मूवमेंट्स. रिफ्लेक्स एक्शंस आपको बड़ी डिटेल से ऑलरेडी पता हैं कि बहुत से ऐसे हमारे बॉडी एक्शंस होते हैं जो कि ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्स के थ्रू होते हैं और वो वहाँ से रिफ्लेक्स एक्शंस के अकॉर्डिंगली इन कंट्रोल हो रहे होते हैं. सेकेंड वन जो है वो फंडामेंटल मूवमेंट्स हैं जो कि जिसमें बॉडी मूवमेंट्स होती हैं, एप्लीकेबल मोस्टली टू यंग चिल्ड्रन लाइक क्रॉल, रन, जंप, रीच, चेंज डायरेक्शन. तो ये फिज़िकल मूवमेंट्स जो फंडामेंटल मूवमेंट्स होती हैं, फिज़िकल मूवमेंट्स, ये उससे रिलेट करता है. नेक्स्ट वन इज़ परसेप्चुअल एबिलिटीज़. तो परसीव करना परसेप्चुअल है, लाइक कैच, राइट, बैलेंस करना, यानी चलते हुए जब बच्चा जो है वो अपनी बॉडी को बैलेंस करना सीखता है. इसी तरह से जब वो डिफरेंट लाइक स्टेयर्स के ऊपर किस तरह से बैलेंस करना है, जो एक स्मूथ सरफेस ना हो तो वहाँ पर बॉडी को कैसे उसको बैलेंस करना है. और इसी तरह से जब बॉल कैचिंग जो है वो एक बड़ा कॉम्प्लेक्स फिनोमेना होता है, बॉल को कैच करना, क्योंकि उसमें उसकी परसेप्चुअल एबिलिटीज़ बड़ी शार्पली यूज़ हो रही होती हैं. क्योंकि जब बॉल आता है तो उसको पहले से परसीव करना कि उसकी डायरेक्शन किस तरफ को है और उसको कहाँ से कैच जाकर करना है. तो ये इसको हम कहते हैं परसेप्चुअल एबिलिटीज़. नेक्स्ट वन जो है वो फ़िज़िकल एबिलिटीज़ हैं. फ़िज़िकल एबिलिटीज़ में स्टॉप, मूव क्विकली, चेंज और रिएक्ट. तो फिज़िकल एबिलिटीज़ में यानी अगर आपको कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें आपको क्विकली मूव करना है, फ़ौरन से रुक जाना है या अपनी डायरेक्शन को चेंज करना है, किसी भी फिनोमेना के ऊपर रिएक्ट करना है, तो दीज आर कॉल्ड एज फिज़िकल एबिलिटीज़. नाउ द लास्ट लेवल ऑफ साइकोमोटर डोमेन इज़ स्किल्ड मूवमेंट्स. यानी जो बिल्कुल जब बच्चा जो है वो स्किल्ड हो जाता है अपनी मूवमेंट्स में, तो लाइक प्ले, हिट, डांस, स्विम, डाइव. अब देखें ये सारी एग्जांपल्स जो है इसमें बच्चे की जो बॉडी मूवमेंट्स हैं वो बड़ी स्किल्ड होती हैं. बहुत उसमें जो परफेक्शन आ जाती है उसकी मूवमेंट में, बैलेंस आ जाता है. तो लास्ट उसकी जो स्टेज है कि वो लाइक डांस अगर आप देखते हैं तो बड़ी ही कंट्रोल्ड मूवमेंट्स, बॉडी मूवमेंट्स उसमें होती हैं. स्विम है, उसमें भी बड़ी एडवांस लेवल की बॉडी मूवमेंट्स होती हैं. अपनी बॉडी को कंट्रोल करना, किस साइड पर स्विम करना है, कितनी पावर के साथ स्विम करना है, डाइव कैसे करना है. तो ये सारे जो वर्ड्स हैं ये इसको डिस्प्ले कर रहे हैं स्किल्ड मूवमेंट्स को. और ये साइकोमोटर डोमेन की हमने डिफरेंट लेवल्स को देखा है, लाइक रिफ्लेक्स एक्शंस हैं, फंडामेंटल मूवमेंट्स हैं, परसेप्चुअल एबिलिटीज़, फिज़िकल एबिलिटीज़ एंड स्किल्ड मूवमेंट्स. नाउ हेयर इज़ समरी ऑफ ब्लूम्स टेक्सोनॉमी. तो जल्दी से हम इसको ज़रा समराइज़ कर लेते हैं. 3 डोमेन्स हैं अकॉर्डिंग टू ब्लूम्स टेक्सोनॉमी. 3 डोमेन्स ऑफ लर्निंग एग्जिस्ट. फर्स्ट वन इज़ कॉग्निटिव डोमेन. This deals with the knowing or it relates with the head.
एंड बेसिकली दीज आर द मेंटल स्किल्स जिसको हम नॉलेज कहते हैं. Second domain is psychomotor domain. It can be referred as doing, or it can be referred to the body part hand. And what is this? This is basically manual or physical skills. थर्ड जो डोमेन है दैट इज़ अफेक्टिव डोमेन. इसको हमने समराइज किया एज फीलिंग और हार्ट, एंड दिस बेसिकली डील्स विद द ग्रोथ इन फीलिंग्स और इमोशनल एरियाज, और वी कैन से दिस इज़ द डेवलपमेंट ऑफ एटीट्यूड. सो अब जो हमारे पास 3 न्यू वर्ड्स आए हैं, नॉलेज फॉर कोग्निटिव डोमेन, स्किल्स फॉर साइकोमोटर डोमेन एंड एटीट्यूड फॉर अफेक्टिव डोमेन. ये एक ब्रीफ अगेन एक समरी है कोग्निटिव डोमेन की लेवल्स की, साइकोमोटर डोमेन और अफेक्टिव डोमेन के लेवल्स की. तो कोग्निटिव डोमेन में हमने देखा देयर आर 6 लेवल्स: नॉलेज, कॉम्प्रीहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, synthesis and evaluation. The second psychomotor domain contains reflex movements, basic fundamental movements, perceptual abilities, physical abilities, and then skilled movements. And the last one, which we have not previously discussed, is non-discursive movements. And third domain is affective domain. अफेक्टिव डोमेन के कौन कौन से लेवल्स होते हैं? रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजेशन एंड देन करेक्टराइजेशन. I hope you have learned all 3 different levels of Bloom's taxonomy. Thank you very much.